बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ड्रग अफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन से ड्रग ऐसे हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक, ओके। अच्छा, सबसे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पे है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जी हाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो दो में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर अलग से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में डिवाइड है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आज हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कौन से ड्रग्स काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ना होगा। ठीक है, हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक एंड है उसमें हमारे साथ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहता है। ठीक, और वो हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक एंड है वहाँ पर कैरी होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे साथ स्मूथ मसल, ब्लड वेसल या ग्लैंड्स पे काम करते हैं। ठीक, इस तरह हमारे साथ एसिटाइलकोलिन अगर हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहा है, एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो ब्लड वेसल पे काम कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हमारे साथ इनवॉलंटरी एक्शन या कार्डिक मसल्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक, ये दोनों काम कर रहे होते हैं असल में। ठीक, अच्छा, जो प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन है वहाँ पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉनिक एंड है न्यूरॉन के वहाँ पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक, और ये कौन सी कंटिन्यू करें, जो माइलिन शीथ होता है जो मैसेज कंडक्टिंग कर रहा होता है वहाँ पर हमारे साथ नर्व्स इम्पल्स कैरी होता है। ठीक, तो माइलिन शीट में हमारे साथ अगर प्री गैंग्लियोनिक एंड है तो वो पैरासिम्पैथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ओके, आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ। मैंने आपको कहा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटो से निकला है। कहाँ से निकला है? ऑटोनॉमिक। ये है ऑटोमेटिक। क्या? ऑटोमेटिक, खुद ब खुद चलने वाला, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये हमारे साथ वाइजरल फंक्शन कंटिन्यू करे। वाइजरा से निकला है, और वाइजरा ऑर्गन, जितनी भी हमारे ऑर्गन्स है वहाँ पर वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं वो। अच्छा, जो इसके सिंपैथेटिक डिवीजन है वो डिवाइड है थोरैको लंबर डिवीजन में। कहाँ पर? थोरैको लंबर डिवीजन। यहाँ पर थोरैक्स आ रहे हैं और लंबर रीजन आ रहे हैं, मतलब T1 से लेकर T12 तक। ठीक है, और लंबर रीजन जो हमारे पास T1 से T12, और ठीक है, जो ये हमारे पास थोरेसिक रीजन हो गया, और जो अपर लिम है वो L1 से L3 तक, और ये हमारे पास लंबर रीजन स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। क्या ओरिजिनेट होते हैं? यहाँ के जो नर्व्स हैं जो ये मैसेज कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा। देखें, हम आज पढ़ने जा रहे हैं सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारे पास क्या है? ये शुरू होती है यहाँ से। कहाँ से? ये T1 है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे साथ ये जितनी भी है, जो ब्लू कलर ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, ये तो ये इसको कंट्रोल कर रहा है। वाइजरा, मैंने आपको कहा, लंग्स को, हार्ट को, स्टमक को, पैंक्रियास को, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, एड्रिनल ग्लैंड एंड ब्लैडर, इसके साथ जेनेटिलिया भी है। ठीक है, आप अगर देखें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को तो वो जो ब्लू ओरिजिन्स हैं ये हमारे पास ये चीज़ें कंट्रोल करती हैं। ठीक है, सॉरी,
अभी आपको समझ आ जाएगा और भी डिटेल के साथ। देखें, जितनी भी हमारे साथ रेड है वो सिंपैथेटिक एक्शन शो कर रहे हैं, और जितनी भी हमारे साथ ब्लू कलर के एक्शन है वो हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स वो हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेट होंगे, मीन्स स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स। जब हमारे टीयर स्टार्ट हो जाए तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक। सैलिवरी ग्लैंड थिक विस्कस सिक्रीशन अगर हो रही है, थिक गाढ़ा, ठीक है, सिक्रीशन हो रही है, तो वो हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम होगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉपियस एंड वाटरी सिक्रीशन है सैलिवरी ग्लैंड की, जो हमारा राल है, ठीक है, वो हमारे पास अगर वाटरी सिक्रीशन है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। इसी तरह अगर हमारे साथ हार्ट है, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी या इंक्रीज रेट, हार्ट रेट ज़्यादा है या हार्ट के जो मसल्स है उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? रेड मीन्स सिंपैथेटिक, ठीक। डिक्रीज हार्ट रेट हमारे पास कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी या हार्ट की जो मसल की कंट्रैक्टिलिटी वो हमारे साथ कम हो रही है, तो क्या हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है, ठीक है। इस तरह अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, डिक्रीज इन मसल मोटिलिटी एंड टोन कंट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्शन है उसमें डिक्रीज होगी, और इंक्रीज मोटिलिटी एंड टोन वो हमारे पास क्या होगी? वो पैरासिम्पैथेटिक। जेनेटिलिया फीमेल, रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेट्रस, यूरेट्रस अगर रिलैक्स है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। ब्लड वेसल अगर डायलेटेड है तो सिंपैथेटिक सिस्टम में वो डायलेट होंगे, ठीक है। ब्लड वेसल अगर कंट्रैक्ट है लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्प्लेनिक एरिया, तो उसमें कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो हमारे साथ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। इसी तरह आई में आ जाते हैं, ये आई है और ये उनके लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट? आई से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस रेडियल मसल, अगर उनकी डायलेशन है तो सिंपैथेटिक सिस्टम। कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस, जो कलर आइज, कलर ऑफ आई वो कौन सा चीज़ है? वो कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ कलर ऑफ आई को आइडेंटिफाई करती है? वो आइरिस है, ठीक है। अगर आइरिस हमारे पास स्फिंक्टर कंस्ट्रक्शन है, प्यूपल कंट्रैक्ट है, तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल, जो आई की 6 मसल्स है, ठीक है, वो अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ कंट्रैक्टेड है। और लेस अकोमोडेट फॉर नियर विजन, नियर विजन के लिए लेस अकोमोडेट हो रहे हैं तो हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। ट्रेकी और ब्रोंकाई अगर डायलेटेड है तो सिंपैथेटिक सिस्टम कंस्ट्रक्टेड है, और सिक्रीशन ज़्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक। इसी तरह हमारे साथ एड्रिनल मेडुला, वहाँ से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन कहाँ से होती है और कौन से सिस्टम में हमारे साथ इसकी सिक्रीशन होती है, ये आप अपने साथ याद रख लें। वो सिंपैथेटिक सिस्टम और एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड से उसकी सिक्रीशन होती है। किडनी, सिक्रीशन ऑफ रेनिन जो हमारे साथ बीटा 1 इंक्रीज करेगा, बीटा 1 रिसेप्टर जो है, ठीक है। और ये क्या है? डिक्रीज, अच्छा अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर को डिक्रीज करेगा। यूरेट्रस ऑफ ब्लैडर, जो यूरेट्रस है या ब्लैडर है, वो हमारे साथ रिलैक्स डिस्ट्रेसर मसल अगर कंट्रैक्ट है, ट्रिगर टोन है और स्फिंक्टर मसल पे काम हो रहा है तो हमारे साथ सिंपैथेटिक एक्शन शो करेगा। कंट्रैक्शन हुई है डिस्ट्रेस मसल की और रिलैक्सेशन है ट्रिगर और स्फिंक्टर की, तो हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होगा। जेनेटिलिया ऑफ मेल, स्टिमुलेट द इजैकुलेशन, अगर हमारे पास मेल इजैकुलेशन है तो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, और स्टिमुलस इरेक्शन है तो वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होगी, ठीक। ओके, सॉरी एक स्लाइड पीछे चले जाते हैं प्रीवियस, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम इससे पहले पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स किसे कहते हैं? आल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक ड्रग, इसको क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। मिमिक द इफेक्ट, मिमिक मीन्स इमिटेट करना, ठीक। अफेक्ट द एंडोजीनियस एगोनिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मीन्स क्या कर रहे हैं? एंडोजीनियस एगोनिस्ट जो है, एगोनिस्ट मीन दे आर कंटिन्यूइंग
कि काम करो तुम, ठीक है, ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एंडोजीनियस एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट क्या करेगा, एक काम करेगा, एंटागोनिस्ट उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। द प्राइमरी एंडोजीनियस एगोनिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कैटेकोलामीन्स। वो हमारे पास क्या है, कैटेकोलामीन्स है जो काम करते हैं। मीन्स कैटेकोलामीन्स का मतलब या हमारे पास एपिनेफ्रिन है जिसे एड्रेनलिन भी कहते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन है जिसे नॉन एड्रेनलिन कहते हैं, या हमारे साथ डोपामिन है, ठीक है। विच फंक्शन एज ए बोथ, ये हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं और एज ए हार्मोन भी काम करते हैं, ठीक। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नॉन एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होगी, वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन इन वेसिकल्स, जो वेसिकल है जो ले जाने वाला है, वेसिकल मीन गाड़ी, जो ले जाने वाली चीज़ है वहाँ पर उसकी नॉन एपिनेफ्रिन की स्टोरेज होगी। रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात हो रही है। किस चीज़ की, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की बात हो रही है, मीन पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड। और जो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक एंड है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक एंड। ये यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, यहाँ से प्री साइनेप्टिक एंड से रिलीज होगा। बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर हमारे साथ पोस्ट साइनेप्टिक एंड पे प्रेजेंट होंगे। रिमूवल ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, ये रिमूव होगा। मेटाबॉलिज्म बाय द एंजाइम, जो नॉन एपिनेफ्रिन एंजाइम है उस पर काम करेंगे। कोटेकोलामीन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, कैटेकोलामीन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, इसको कोमैट भी कहते हैं, या मोनो एमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, मोआ एंड कोमैट। ये दो चीज़ ऐसी है जो क्या करती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन करती है या कैटेकोलामीन्स करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये कि ये यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो गया और नहीं काम करेगा, ठीक। ओके, न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ थायरोसिन। थायरोसिन हमारे पास क्या है, वो हम कहाँ से ले सकते हैं जो इस चीज़ को एक्टिवेट करेगा। वो हमारे साथ थायरोसिन हमारे साथ मीट में प्रेजेंट होता है, गोश्त में, नट्स में, एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, सच एज चीज़ कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ थायरोसिन इसमें प्रेजेंट होता है। एनर्जी कंपाउंड है बॉडी के लिए, ठीक है। ये देखें, थायरोसिन आ गया हमारे पास, इसने लिवोडोपा को एक्टिवेट कर दिया, लिवोडोपा ने डोपामिन को एक्टिवेट कर दिया और इसने काम कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर हमारे साथ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम आ गया और इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन को ब्लॉक कर दिया। अगर हमारे पास जितना दरकार था वो रिलीज़ हो गया और यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक एंड पे जितने रिसेप्टर्स थे उसने उसको रिसीव कर दिया, मैसेज कैरी हो गया। यहाँ पर इसका ये कॉमेट जो एंजाइम थे ये आ गए हमारे साथ मिथाइल ट्रांसफरेज और इसने नॉन एपिनेफ्रिन के मेटाबॉलिज्म कर दी। ओके, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हमारे पास क्या है और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हमारे साथ क्या है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स इफेक्ट रिसेप्टर, ये एड्रेनर्जिक ड्रग जो है ना इफेक्ट रिसेप्टर, उसी रिसेप्टर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दैट आर स्टिमुलेटेड बाय नॉन एपिनेफ्रिन, जो स्टिमुलेट हुए हैं किस चीज़ से, नॉन एपिनेफ्रिन से, ठीक है, आर एपिनेफ्रिन से। दीज रिसेप्टर आर नोन एज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मैंने आपको पहले भी कहा है कोलिनर्जिक सिस्टम था, अगर कोलिनर्जिक सिस्टम कोलिनर्जिक पे काम कर रहा है और एड्रेनर्जिक सिस्टम कैटेकोलामीन्स हमारे साथ, एसिटाइल कोलिन वाला कौन सा था, कोलिनर्जिक था हमारे साथ। और अगर हमारे पास एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन आ रहे हैं तो वो हमारे साथ एड्रेनर्जिक सिस्टम था, ठीक है। और एड्रीनो रिसेप्टर कौन सी रिसेप्टर पे, या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा या एडिनो रिसेप्टर पे काम करेगा, एड्रीनो रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक ड्रग्स दैट एक्टिवेट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो एक्टिवेट करेंगे किस चीज़ को, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, और इसको हम क्या कहेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहेंगे। आपको एमसीक्यूज यहाँ से किस तरह बन सकता है कि एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, एंटागोनिस्ट ड्रग या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वर्किंग ड्रग, ठीक है।
एंड द ड्रग दैट ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर टर्म एज सिम्पैथोलिटिक ड्रग। अगर हमारे साथ क्या काम कर रहे हैं, रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम काम करो, ठीक है, काम करने का कह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहेंगे, ठीक है। माइमेटिक्स का मतलब क्या है, काम करने, ठीक है, और लेटिक्स का मतलब तोड़ने का है या रोकने से है। तो अगर वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ कंबाइन होके उसको रोक रहे हैं काम करने से, तो उसको हम सिम्पैथोलिटिक ड्रग कहेंगे। क्या कहेंगे, सिम्पैथोलिटिक ड्रग कहेंगे। सम सिम्पैथोमाइमेटिक डायरेक्टली एक्टिवेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अभी हमारे साथ एक और फिनोमिना हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कौन से हैं। मीन्स अगर वो हमारे पास सेलेक्टिव डायरेक्टली है तो वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टिवली हैं तो उसी रिसेप्टर पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल बीटा 1 है, अल्फा 1 है, ठीक है। और अगर नॉन सेलेक्टिव है तो बीटा 1 पे भी काम करेंगे, बीटा 2 पे भी काम करेंगे, ठीक है। While other act as indirectly by enhancing, releasing or blockage of reuptake of norepinephrine are indirect antagonists, ठीक है। अब आगे आ रहे हैं, अब इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अच्छा, ये हमारे साथ क्या है, ये क्लासिफाई हुए हैं सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव में, वो मैं आपको समझाता हूँ। अल्फा 1 जो रिसेप्टर है वो हमारे साथ किस तरह काम कर रहे हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर इन स्मूथ मसल ऑफ ब्लड सेल द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर इज वैसोकंस्ट्रिक्शन। जो हमारे साथ विसल है, ठीक है, तो विसल में हमारे साथ कौन सी रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो ब्लड वेसल है, आप ये याद रखें कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें कौन सी रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अभी ये क्या काम कर रहे हैं हमारे साथ, ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन आ गया या हमारे साथ एड्रेनर्जिक ड्रग्स आ गया, तो वो क्या करेगा, वो हमारे साथ वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करेगा। क्या काम करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन काम करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी कट लग गई है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर एपिनेफ्रिन आ जाता है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, और वो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड हमारे साथ ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, ठीक। ब्लड वेसल विद अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन स्किन, ये हमारे साथ स्किन में प्रेजेंट है। स्फिंक्टर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, किडनी, रीनल आर्टरी एंड ब्रेन। ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे साथ स्किन में प्रेजेंट है, स्प्लेंक्टर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी में हमारे साथ प्रेजेंट है, और ब्रेन में हमारे साथ प्रेजेंट है। अल्फा 2 रिसेप्टर हमारे साथ कहाँ पर प्रेजेंट है, अल्फा 2 इट इज़ लोकेटेड ऑन द वस्कुलर स्मूथ मसल। जितने भी हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स है, कौन से स्मूथ मसल्स है, तो वहाँ पर कौन से अल्फा 2 रिसेप्टर हमारे साथ प्रेजेंट है, ठीक। ऑफ सर्टन ब्लड वेसल्स सच एज दोज आर फाउंड इन स्किन, आर्टरियोल्स एंड वेन्स। आर्टरियोल्स में भी हमारे साथ प्रेजेंट है, वेन में भी हमारे साथ प्रेजेंट है, विच इज सिट अलोंग मोर प्लेंटीफुली अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मीन अल्फा 2 रिसेप्टर पड़ोस में हमारे साथ अल्फा 1 रिसेप्टर के प्रेजेंट है, ठीक। आपको पता लग जाए कि रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये काम कहाँ पर करेगा, ठीक है। मीन्स ये ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो अगर आप देंगे तो ये कौन कौन सी चीज़ है जिस पे काम करेगा। मीन्स आपको मूड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता लगेगा, ठीक है, और इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी पता लगेंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ वो इफ़ेक्ट कर रहा है तो हमारे साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके आ रहे होंगे। तो अगर आप मेडिसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके साथ साइड इफ़ेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको रिसेप्टर का याद होना यहाँ पर लाजमी है। अच्छा, अब बीटा 1 रिसेप्टर हमारे साथ कहाँ पर प्रेजेंट है। बीटा 1 रिसेप्टर आर लोकेटेड इन हार्ट। आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज में ये आ सकता है, और ये हमें आया था आपसे, यहाँ से एमसीक्यूज सिर्फ इसी तरह के बनेंगे कि हमारे साथ बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। हालांकि फिजियोलॉजी है लेकिन आपको ये याद करना होगा। व्हेन बीटा 1 रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड, जब हमारे साथ बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज द हार्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन एंड कंट्रैक्टिलिटी। और उसके साथ मीन दे आर वर्किंग ऑन कोनोट्रोपी प्लस आइनोट्रोपी। मीन्स
वो ड्रग्स आएंगे बीटा 1 पे काम करेंगे तो इट हैविंग द पॉजिटिव कोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। मीन्स कंट्रैक्टिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो रही है और कंट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द बीटा 2 रिसेप्टर आर लोकेटेड इन ब्रोंक्यूल। जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? जो लंग्स है, ठीक है। लंग्स में हमारे साथ ब्रोंक्यूल प्रेजेंट है, दो में डिवाइड हुए ना, ठीक है, ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंक्यूल्स पे हमारे साथ कौन से बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है? एंड आर्टरीज ऑफ द स्केलेटल मसल। और जो हमारे पास आर्टरीज प्रेजेंट है स्केलेटल मसल में, वहां पर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है? बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या काम करते हैं। वो डिवाइड है डायरेक्ट एक्टिंग में, मिक्स एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग है वो डायरेक्टली काम करेंगे, लेकिन डिवाइड है सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। जो हमारे साथ सेलेक्टिव है उसमें अल्फा पीनाइल प्रिन आ जाता है, अल्फा 1 अल्फा 2 कोलिडीन आ जाता है, बीटा 1 डोबुटामिन आ जाता है, बीटा 2 ट्रिब्यूटालिन हमारे साथ आ जाता है। नॉन सेलेक्टिव में अल्फा 1 अल्फा 2 ऑक्सीमिथुलिन बीटा 1 बीटा 2 आइसो प्रोपोट्रिनोल हमारे साथ आ जाता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 एपिनेफ्रिन। मीन्स ये जो है ना एपिनेफ्रिन, ये अल्फा 1 पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे भी काम करता है, बीटा 1 पे भी काम करता है और बीटा 2 पे भी काम करता है, ठीक। इसी तरह हमारे साथ नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो अल्फा 1 पे भी काम करता है, बीटा 2 पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे भी काम करता है, ठीक। इसी तरह जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड देखें एपीहाइड्रिन जो है वो मिक्स रिलीजिंग एजेंट है, वो हमारे साथ अल्फा 1 पे भी काम कर रहा है, 2 पे भी काम कर रहा है, बीटा 1 पे भी काम कर रहा है, बीटा 2 पे भी काम कर रहा है। इनडायरेक्टली क्या काम कर रहे हैं? रिलीजिंग एजेंट क्या है? एमीमिथामीन थायरामीन, ये हमारे पास रिलीजिंग एजेंट है। अपटेक इनहिबिटर का मतलब ये है कोकीन उन्होंने ले ली तो वो अपटेक इनहिबिटर है, वो काम बंद करेगा, ठीक है। मो इनहिबिटर का हमारे पास सिलिजिलिन आ जाता है और कोमेट इनहिबिटर है एंटाकेपून। कैपून किस तरह काम करेगा? कोमेट इनहिबिटर। मीन्स यहाँ पर अगर कोमेट को बंद कर दिया इन्होंने, तो साइनेप्टिक एंड में हमारे पास प्रेजेंट था ना, कोमेट का काम क्या था? नॉन एपिनेफ्रिन के मेटाबॉलिज्म को बंद करना। ये इसने इसको बंद कर दिया तो इसका जो काम था वो ख़त्म हो गया। तो अब क्या होगा? नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज होंगे, नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज होंगे तो उसकी एक्टिविटी हमारे साथ एक्टिवेट होगी वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये सल्ब्यूटामोल जो आप यूज़ करें वो सेलेक्टिव है, जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लंग्स के लिए, लंग्स को इनहेल करने के लिए विंटुलिन के फॉर्म में भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और वेसोडाइलेटर है, क्या है? वेसोडाइलेटर है। लेकिन इसके साथ वो हार्ट को इफेक्ट कर रहा होता है, हार्ट के रिसेप्टर, वो उसमें वहाँ पर भी अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास ड्रग है एपिनेफ्रिन। तो ये रिसेप्टर क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से रिसेप्टर है जिस पे ये काम कर रहा है? एपिनेफ्रिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। नॉन एपिनेफ्रिन ड्रग्स का लियोपेट के नेम से आता है हमारे पास, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 पे काम करता है। आइसोप्रोटिरेनोल आइसोप्रेल के नेम से आता है, बीटा 1 पे काम करते हैं, बीटा 2 पे काम करते हैं। डोबुटामिन ड्यूपोट्रेक्स के नेम से आता है, बीटा 1 रिसेप्टर अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं। डोपामिन एंट्रोपिन के नेम से आता है, D1 एंड अल्फा 1 पे काम करते हैं, बीटा 1 पे काम करते हैं और हाई डोजेस पे भी एट हाई डोजेस काम दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। ड्रग्स हमारे साथ फिनाइलप्रिन है, न्यू सिनिप्रिन के नेम से आता है और वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं। मेथोक्सामिन वेजोक्सिल के नेम से आता है, वो हमारे साथ अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं। ऑक्सीमेथोजुलिन एफेरिन के नेम से आता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 पे काम करते हैं। कोलिडीन कैटाप्रेस के नेम से आता है और वो अल्फा 2 पे काम करता है, ठीक है। रेटोड्रीन यूटोपार के नेम से आता है और बीटा 2 पे काम करता है। टर्बुटलिन बितनीन के नेम से आता है, बीटा 2 पे काम करता है। ये सल्ब्यूटामोल है, विंटुलिन आरप्रो वेंटेल के नेम से आता है, वो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं। आपने क्या करना है, बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है वहीं पर ये काम करेगा। सल्मेट्रोल में हम वो भी बीटा रिसेप्टर पे हैं, लेकिन सल्मेट्रोल में हमारे पास क्या है, उसमें हमारे साथ स्टेरॉइड्स ऐड है, ठीक है, एडिशन ऑफ स्टेरॉइड्स है, उसमें काम वही करता है जो सल्ब्यूटामोल कर रहा है, लेकिन उसके साथ स्टेरॉइड ऐड है।
अच्छा, अब आ जाते हैं इनडायरेक्टिंग एक्टिंग एंड सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। इनडायरेक्टली कौन से काम कर रहे हैं? एपीहाइड्रिन है या सूडो पीहाइड्रिन है हमारे पास। रिलीज एंड डायरेक्ट रिसेप्टर एक्टिवेशन है, ये रिलीज होगा और डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम करेगा, डायरेक्टली रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। कोकेन अपटेक वन इनहिबिटर है हमारे पास। थायरामीन है, वो रिलीज होगा। मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म ऑफ MOA है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एम्फेटामिन सिमिलर टू एपीहाइड्रिन बट ग्रेटर CNS एक्शन, ये CNS एक्शन पे हमारे साथ ज़्यादा काम कर रहा है। अभी आ जाते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की तरफ। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट बाइंड टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन इफेक्टर ऑर्गन। ये हमारे साथ क्या करता है? बाइंड टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है उसके साथ कंबाइन होता है और इफेक्टर ऑर्गन को काम करता है उस पर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन क्या है? सिंपली अभी डायरेक्ट एक्टिंग को आप समझना चाहते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं, तो एपिनेफ्रिन की एक्शन को, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पढ़ लें कि ये कौन सी ऑर्गन पे किस तरह काम करता है। एपिनेफ्रिन हमारे साथ हार्ट पे क्या काम करेगा? एपिनेफ्रिन इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, क्या? कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा ऑफ द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो मसल है। पॉजिटिव अनोट्रोपिक इफेक्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, β1 एक्शन है। एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कंट्रैक्शन, क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ कंट्रैक्शन। देखें जो ये हमारे पास हार्ट है, ठीक। अब हार्ट में जो मसल है, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उसके साथ क्या होगा? मसल की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो गई। मसल की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो गई तो काम क्या कर रहे हैं? हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। क्या है? पॉजिटिव आइनोट्रोपी है, ठीक है। और अगर हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव कोनोट्रोपी है, ठीक। अच्छा देखें, रेट हमारे साथ बढ़ रहा है। जी बिलाल जी, कमई, हाँ वो कम कर रहा है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपका गुस्से में हैं, आप एंड्रॉल लेंगे, आपका BP ज़्यादा है तो क्या करेगा? वो बीटा ब्लॉकर है। क्या है? बीटा ब्लॉकर है, प्रोप्रानोलोल। वो क्या करेगा? वेस्ट डायलेट करेगा और आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। पॉजिटिव कोनोट्रोपी, β1 एक्शन हमारे पास उस पर काज होगा, ठीक है। ब्लड वेसल, देखें कोई मर रहा है, कोई मर रहा है। लाइफ एपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं? एड्रेनलिन को लाइफ सेविंग ड्रग। कोई मर रहा है, गिर गया, उसका पल्स खत्म हो गया, आपने CPR शुरू करना है BLS में, बेसिक लाइफ सपोर्ट में, उसके साथ BLS के साथ ACLS, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट का ड्रग हमारे पास एपिनेफ्रिन है। आपने देखा होगा मूवीज में कोई बंदा मर रहा है, उसके हार्ट में डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इंजेक्शन क्या होता है? वो एपिनेफ्रिन होता है। क्या होता है? वो एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन देंगे तो वो क्या करेगा? कंट्रैक्टिलिटी दोबारा इंक्रीज करेगा। दोबारा इंक्रीज करेगा तो जब पेशेंट मर रहा होता है तो उसको ये चीज़ दी जाती है ताकि कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट का जो हार्ट रेट है, जिसे हम हार्ट की धड़कन कहते हैं, वो दोबारा हम वापस बहाल करना चाहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल पे क्या काम करेगा? एपिनेफ्रिन कंस्ट्रिक्ट आर्टरियोज, आर्टरियोज को क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा। कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वहाँ पर ब्लड फ्लो तेज होगा। इन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, वाइजरा, जहाँ पर हमारे साथ अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है वहीं पे काम करेगा, उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। एंड इट डायलेट द वेसल गोइंग टू द लिवर, उस वेसल को डायलेट करेगा जो हमारे पास लिवर की तरफ जा रहे हैं। एंड स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल की तरफ जो वेसल जा रहे हैं उसको डायलेट करेगा। क्या करेगा? मीन्स ब्लड वेसल जो आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंस्ट्रिक्ट मीन्स हार्ट को ब्लड सप्लाई तेज होगी। जो हमारा स्किन है और लिवर है वहाँ को ब्लड सप्लाई स्लो होगी। क्यों? डायलेट हो गई। तो हमारे साथ वहाँ पर β2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस वजह से। ओके, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे एपिनेफ्रिन क्या काम करते हैं? एपिनेफ्रिन काज पावरफुल ब्रोंकोडाइलेशन। एपिनेफ्रिन क्या काम कर रहे हैं? ब्रोंकोडाइलेशन काज कर रहे हैं। मींस जो फॉर एग्जांपल जो मर रहा होता है उसको हम एपिनेफ्रिन दे रहे हैं ना, तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी तो ब्रोंकाई डायलेट होंगे और उसको सांस लेने में आसानी होगी। बाय द एक्टिंग डायरेक्टली ऑन ब्रोंकाई स्मूथ मसल, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? ब्रोंकाई में हमारे साथ β2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, उस पर काम कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं। इट आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ एलर्जिक
मेडिएशन, कोई आपने देखा होगा जो बंदा है उसको एलर्जी है तो उसके पास एक पिन प्रेजेंट होगा, पिन उसमें एपिनेफ्रिन होगा। फॉर एग्जांपल डस्ट आ गया, अब मैं एलर्जिक हूँ, मेरे पास बैग में पड़ा हुआ है एपिनेफ्रिन, मेरे पास बैग में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन आ गई, जब आपने देखा होगा जब गंदम की कटाई के दिन शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर एक डस्ट रिलीज होता है, वो मुझे मारने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, वहाँ से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज होगी, मेरा एलर्जिक रिएक्शन काज होगा। तो एपिनेफ्रिन काम क्या कर रहा है, वो एलर्जिक जो मीडिएटर्स हैं उसको स्टॉप कर रहा है, जो बॉडी में एलर्जिक मीडिएटर्स है ना उसको स्टॉप कर रहा है कि तुम्हें नहीं निकलना है। तो वो जो एलर्जी वाले बंदे होते हैं वो अपने पास एपिनेफ्रिन क्यों रखते हैं, इस वजह से रखते हैं कोई ऐसा कंडीशन आ जाए, मुझे किसी चीज़ से एलर्जी होने लग जाए तो मैं एपिनेफ्रिन इंट्रोड्यूस करूँ अपने बॉडी में और मैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच जाऊँ, ठीक है। इस तरह हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल, जो एलर्जिक रिएक्शन में है उसमें हिस्टामिन रिलीज होगा, उसके साथ मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे तो इसको बंद करता है, इसको इनहिबिट करता है। किडनी पे हमारे साथ एपिनेफ्रिन का क्या काम है, एपिनेफ्रिन एक्टिवेट बीटा 1 रिसेप्टर, एपिनेफ्रिन क्या काम कर रहा है, बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है। किडनी काज रेनिन रिलीज, तो किडनी से एक एंजाइम रिलीज होगा रेनिन, मैंने आपको एक सिस्टम के बारे में बताया था रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, ये काम करता है हमारे साथ। अच्छा, रेनिन इज एन एंजाइम, रेनिन एंजाइम है, इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 को ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है, सॉरी 1 नहीं 2, एंड पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर, और ये हमारे साथ क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब ये यहाँ पर ये है कि ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी हमारे साथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो हमारे साथ रेनिन रिलीज होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करेगा और हमारे साथ बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। लिवर पे ये काम क्या करता है, एपिनेफ्रिन हैज ए सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, ये हमारे साथ क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, ये का मतलब ये है कि हमारे पास क्योंकि ये हमारे साथ ग्लूकोनियोलाइसिस काज करता है, क्या काम करता है, ग्लूकोनियोलाइसिस, जो लिवर में ये काम ये करता है, जो हमारा RBS लेवल है वो हमारे पास इंक्रीज होगा इन द लिवर, क्योंकि ये ग्लूकोनियोलाइसिस कर रहा है, ग्लूकोजन है प्रेजेंट है, उसकी लाइसिस हो रही है हमारे साथ लिवर में और ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। बीटा 2 इफेक्ट इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, और आपने पढ़ा था पैंक्रियाज हमारे पास बीटा से रिसेप्टर बीटा एंड अल्फा सेल जो थे वो ग्लूकागॉन रिलीज करते थे। ग्लूकागॉन काम क्या करते हैं, हमारे RBS को जो ब्लड शुगर लेवल है उसको ज़्यादा करते हैं, एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन को कम करता है, इंसुलिन को कम करता है तो हमारे साथ ऑलरेडी इंसुलिन क्या काम करता है, शुगर को कम करता है, उसको मारता है, उसको इनकल्फ करता है। एडिपोज टिश्यू पे इसका काम क्या है, एपिनेफ्रिन इनिशिएट लिपोलिसिस, एपिनेफ्रिन क्या काम करता है, लिपोलिसिस को एक्टिवेट कर थ्रू एगोनिस्ट, क्या एगोनिस्ट की तरह एक्टिवेटिंग ऑन द बीटा रिसेप्टर ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो एगोनिस्ट है बीटा रिसेप्टर पर प्रेजेंट है वो लिपोलिसिस को एक्टिवेट करेगा, ठीक। लिपोलिसिस होगी हमारे साथ, लिपिड डिग्रेडेशन होगी और वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो बहुत सी चीज़ों की वजह से, फॉर एग्जांपल एक बंदा गिर गया, उसका हार्ट रेट जा रहा है उसका, क्योंकि उसका हमारे साथ क्या हो रहा है, उसका शुगर लेवल कम हो रहा है, तो आप उसको एपिनेफ्रिन दे दें तो वो काम भी हो गया, कुछ भी पता नहीं, आप एपिनेफ्रिन दे सकते हैं तो उसका शुगर लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगेगा उसमें। अच्छा, अभी आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की तरफ। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास GS प्रोटीन होते हैं, GC प्रोटीन, तो वो बीटा एड्रीनल रिसेप्टर जो है ना वो GS प्रोटीन के साथ कपल हो जाता है, कपल का मतलब ये मिल जाता है, विच एक्टिवेट, और इसके मिलने से हमारे साथ एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम रिलीज हो जाता है। तो वो एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो वो हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज से CAMP पे चला जाता है, ठीक है। जब हमारे साथ CAMP इंक्रीज होगा वो एक्टिवेट करेगा PKA को, PKA हमारे पास क्या है, प्रोटीन काइनेज
एंजाइम, ठीक है, दैट फॉस्फोरिलेट एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। वो किस चीज़ पे काम करेंगे? जब उसकी एक्टिवेशन होगी वो एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स पे काम करेंगे, और जब हमारे साथ वो कैल्शियम चैनल पे काम करेंगे तो कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम की एंट्री इंक्रीज होगी सेल में, ठीक है। इंक्रीजिंग द कैल्शियम एंट्री ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यू होता है तो उसमें हमारे साथ कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। लीड्स टू द एनहेंस रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर कैल्शियम का रिलीज ज़्यादा होगा, और इससे हमारे पास कैल्शियम का रिलीज ज़्यादा होगा इन द हार्ट। तो वो क्या काम करेगा? वो इंक्रीज आयनोट्रोपी, कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होगा तो आयनोट्रोपी रिलीज होगी, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, जब हमारे पास जैसी प्रोटीन आ जाता है वो एडिनो रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है तो एडिनाइल साइक्लेज बन जाता है। एडिनाइल साइक्लेज बन जाता है तो उससे हमारे पास वो CAMP पे कन्वर्ट हो जाता है। CAMP एक और चीज़ को एक्टिवेट करता है जो जिसे हम प्रोटीन काइनेज कहते हैं। प्रोटीन काइनेज को इसने एक्टिवेट कर दिया, प्रोटीन काइनेज आएगा, वो कैल्शियम चैनल पे काम करेगा, और कैल्शियम चैनल जो हमारे साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ से कैल्शियम रिलीज, सेल में कैल्शियम ज़्यादा जाएगा। कैल्शियम जितना ज़्यादा जाएगा वहाँ पर हमारे पास हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। सिंपल इज दैट जी। प्रेस ओके। अभी आ जाते हैं स्मूथ मसल। द रिसेप्टर लाइक दोज इन द हार्ट, उसी तरह के जो रिसेप्टर हमारे साथ हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, आर कपल्ड विद जेसी प्रोटीन, वो जेसी प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और सही CAMP को एक्टिवेट करते हैं। प्रोसेस वही है जो मैंने आपको समझाया। आल्सो इंक्रीज CAMP एनहेंस द कार्डियक मायोसाइट कंट्रैक्शन, कार्डियक मायोसाइट जो हार्ट के सेल है उसकी कंट्रैक्शन उन्होंने ज़्यादा कर दी। इन वस्कुलर स्मूथ मसल इंक्रीज CAMP, जब जो स्मूथ मसल हमारे साथ प्रेजेंट है वहाँ पर CAMP ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पर जब CAMP ज़्यादा होगा तो मसल रिलैक्स होंगे। दिस इज द रीज़न ऑफ CAMP। ये रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन किस वजह से हो रही है? CAMP की वजह से हो रही है। अच्छा, इनहिबिट द मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अभी आपने पढ़ा होगा कि दो चीज़ें हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल्स में, और हम ऑलरेडी मसल की बात करें तो ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है ये उसको इनहिबिट करेंगे। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्फोराइलेटिंग स्मूथ मसल मायोसिन। तो वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? स्मूथ मसल के फास्फो रिलेशन के लिए। देयरफॉर इंक्रीज द इंट्रासेलुलर CAMP काज द बीटा एगोनिस्ट इनहिबिट द मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मतलब ये है अगर हमारे साथ मायोसिन लाइट चेन काइनेज रिलीज नहीं हो रहे तो मायोसिन ज़्यादा रिलीज होगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन प्रोमोट होगी हमारे साथ, ठीक है। देयरफॉर प्रोड्यूसिंग लेस कंट्रैक्टाइल फोर्स। अच्छा, आप ये याद रखिए, जितना हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज आएगा उतनी कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको इनहिबिट कर रहे हैं तो ये अपना काम नहीं करेगा, ये अपना काम नहीं करेगा तो हमारे साथ रिलैक्सेशन काज होगी। अभी आ जाते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ कि एपिनेफ्रिन को हम किस तरह यूज़ करते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म में यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म, किसी को ब्रोंकाई उसके हेल्ड अप हुए हैं और वो सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है तो हम यूज़ कर सकते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दे दी। वैसो कंस्ट्रिक्शन एज अ साइड ऑफ इंजेक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है ना वहाँ पर भी हमारे साथ होती है, जो लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है उसमें हमारे साथ क्या प्रेजेंट होता है? एपिनेफ्रिन का सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसमें एपिनेफ्रिन लो कंसंट्रेशन में हमारे साथ प्रेजेंट होती है। किस वजह से? जब हमारे साथ हम वैसो कंस्ट्रिक्शन फॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन के एडवर्स इफेक्ट आपने खुद स्टडी करने हैं। सॉरी, प्रीवियस। ओके, चलें थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ, आपको देखने चाहिए, मैं थोड़े से समझ। कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूड फास्ट इरेगुलर पाउंडिंग हार्ट बीट,
क्या है, जो हमारा हार्ट रेट है वो तेज़ हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, पाउंडिंग हार्ट रेट। आपने तालाब को देखा है जहाँ पर इस तरह पानी होता है, ठीक है, तो इसी तरह पाउंडिंग होगा हमारे साथ। स्वेटिंग होगी, मीन्स सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम काज होगी, पैलनेस काज होगी। पैलनेस क्यों काज हो रही है? क्योंकि स्किन को यहाँ पर हमारे साथ ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है। जी, ब्रोंकोडाइलेशन काज करता है, लेकिन उसके साथ हमारा ये काम इस तरह है कि आप पहले इनिशिएट करता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन काज करता है। ये आप अपने साथ याद रखें, ज़्यादा आपने नहीं देना, ज़्यादा कंट्रैक्टिलिटी को काम करेगा, लेकिन उसके साथ वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम काज करेगा, क्योंकि पहले डायलेशन काज करता है, उसके बाद वैसो कंस्ट्रक्शन काज करता है, ठीक है। डिजीनेस काज होगी, वीकनेस काज होगी, शेकिनेस काज होगी, हेडेक, फीलिंग ऑफ ओवर एक्साइटमेंट, हद से ज़्यादा खुश होगा, नर्वसनेस एंड इन आर एंजाइटी, नर्वसनेस हो सकती है और एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। ट्रेमर्स लाइक, ठीक है। ये देखें, ये ड्रग्स दिए हुए हैं और इसका क्लिनिकल यूज़ दिया हुआ है। ये आपके लिए बहुत अहम है, ये आप अपने साथ याद रख लें। जितना भी ये सारा मुश्किल अल्फाज और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली ना, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए थी, इस स्लाइड के लिए। एपिनेफ्रिन हमारे पास कौन सी एक्टिविटी पे काम करता है? बीटा 1 और बीटा 2 पे ज़्यादा काम करता है, लेकिन उससे ज़्यादा अल्फा 1 और अल्फा 2 पे काम करता है। मेन चीज़ क्या है? एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं, कार्डिक अरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने साथ असाइनमेंट लिख लें। ऐसे असाइनमेंट किस तरह आपने डॉक फॉर्म में लिखनी है, सिंपली कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड एमआई, कार्डिक अरेस्ट एंड एमआई, ये आप अपने साथ याद रख लें। लेकिन आपने डॉक फाइल में लिखनी है, रिटन नहीं, आपने लिखनी है, अपने हाथों से कंप्यूटर में लिखना है या मोबाइल में लिखना है डॉक, और आपने मुझे सेंड करना है। कल तक आपने सेंड करना है, सबको बता दें, छोटा सा असाइनमेंट है बस। नॉन एपिनेफ्रिन हमारे पास क्या है? वो सीवियर हाइपोटेंशन में आप यूज़ कर सकते हैं या सेप्टिक शॉक में आप यूज़ कर सकते हैं। डोपामीन कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? एक्यूट हार्ट फेलियर आ गया, कार्डियोजेनिक शॉक आ गया, या एक्यूट रीनल फेलियर आ गया, उसमें आप डोपामीन यूज़ करते हैं। डोबुटामीन एक्यूट हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, उसमें यूज़ करें। आइसो प्रोट्रिनोलोल ब्रेडिकार्डिया या आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, एवी ब्लॉक में आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं डोपामीन की तरफ। डोपामीन एक्सर्ट स्टिमुलेटरी इफेक्ट। डोपामीन क्या काम करता है? स्टिमुलेटरी इफेक्ट का कर रहा है, मीन स्टिमुलेशन काज कर रहा है ऑन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट, और बोथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड कोनोट्रोपिक इफेक्ट। जी, किस चीज़ का? हाँ हाँ, तो ये दे रही हम ना, ये स्टिमुलेट क्या कर रहा है? बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, रिसेप्टर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा कि जो ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट है इसका बीटा 1 रिसेप्टर पे काम है, इसका बोथ आइनोट्रोपिक मीन्स कंट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज कर रहा है। रीनल एंड वाइजरल, रीनल पे काम क्या करे या वाइजरा पे काम क्या करे? डोपामिन डायलेट द रीनल एंड स्प्लेनिक वाइजरल आर्ट्रियोल। ये डोपामिन क्या कर रहे हैं? रीनल जो आर्ट्रियोल्स है उसको इंक्रीज कर रहा है, उसको डायलेट कर रहा है, उसके साथ स्प्लेनिक जो आर्ट्रियोल्स है वहाँ पर ये डायलेशन काज कर रहा है। किस तरह? बाय एक्टिवेटिंग डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। किस तरह? डोपामिनर्जिक रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर दिया, दियर बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द किडनी। तो इससे क्या हो जाता है? किडनी की तरफ ब्लड ज़्यादा हो जाता है और अदर ऑर्गन की तरफ भी हमारे साथ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ओके, थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ आ जाते हैं। डोपामिन इज अ ड्रग चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक। कार्डियोजेनिक मीन्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या सेप्टिक शॉक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इज़ गिवन बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन का मतलब ये है कि ये ड्रिप में लगा होता है और आहिस्ता आहिस्ता लगता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है। इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या?
ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। किस तरह? क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये द हैविंग पॉजिटिव आइनोट्रोपी विद पॉजिटिव कोनोट्रोपी। ऑन द हार्ट इंक्रीज कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगा एंड अल्फा 1 रिसेप्टर ऑन ब्लड वेसल, और जो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड पे प्रेजेंट है वहाँ पर ये काम करेगा टू इंक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कि हमारे साथ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे साथ ब्लड प्रेशर हमारे साथ बढ़ेगा। इन एडिशन इट इन्हेंस परफ्यूजन ऑफ द किडनी। परफ्यूजन ऑफ द किडनी का मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो को ये इन्हेंस कर रहा है। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं फेनोल्डोफॉर्म की तरफ। फेनोल्डोफॉर्म इज एन एगोनिस्ट पेरिफेरल डोपामीन D1 रिसेप्टर। D1 रिसेप्टर है। इट इज यूज इन रैपिड एक्टिंग वेसोडाइलेटर। रैपिड एक्टिंग वेसोडाइलेटर है, मीन जल्दी काम करता है और वेसोडाइलेशन काज करते हैं टू ट्रीट सिवियर हाइपरटेंशन। क्या? जब हमारे पास सिवियर हाइपरटेंशन हो, आप अगर हाइपरटेंशन को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हमारे साथ मैंने पुश्तो में लेक्चर दिया हुआ है डिफरेंस AC इनहिबिटर पे, ARBs पे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे साथ ट्रीट हाइपरटेंशन हमारे पास अगर आप उसको देखें तो एक हमारे पास प्री हाइपरटेंशन है, एक हमारे पास है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, उसके बाद हाइपरटेंशन है, तो उसके बाद हमारे साथ हाइपरटेंशन क्राइसिस आ गया 160, और सिवियर हाइपरटेंशन हमारे पास काज हो रहा है तो 180 को क्रॉस कर रहा है, तो उसमें आप यूज़ करें जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। थैंक यू।